नमस्कार दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू देश के दो बड़े जाने माने फ्रीडम फाइटर्स। इन दोनों के बीच क्या मतभेद थे, दोनों की विचारधारा, आइडियोलॉजी एक दूसरे से कितनी मिलती थी और कितनी अलग थी। हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि इन दोनों के, बोस और नेहरू के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं थे। एक तरह से ये दोस्त थे या दुश्मन। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था और इसके 8 साल बाद 23 जनवरी 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म। नेताजी पढ़ाई में बचपन से ही काफी अच्छे थे। 1930 में इन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जाम पूरा किया और पूरे स्टेट में 2nd रैंक सिक्योर कर। जवाहरलाल नेहरू का भी प्रारंभिक एजुकेशन घर पर ही हुआ था और हायर एजुकेशन लेने के लिए वो इंग्लैंड गए थे। वहां पर उन्होंने एडवोकेसी का एग्जाम पूरा किया और इंडिया लौट आए। दोस्तों, इंडिपेंडेंट मूवमेंट के समय नेहरू और बोस काफी पॉपुलर लीडर थे, स्पेशली इंडियन यूथ के बीच। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही कैरिज्मेटिक थी। बोस और नेहरू का विजन ऑफ इंडिया सोशलिज्म के आइडिया से इंस्पायर्ड था। दोनों ही सेंट्रलाइज प्लानिंग, हैवी इंडस्ट्रीज और की इंडस्ट्रीज पर स्टेट ओनरशिप को एम्फसाइज करते थे। इनके बीच ये डीप आइडियोलॉजिकल इन्फिनिटी जल्द ही स्ट्रॉन्ग पर्सनल बॉन्ड में बदल जाती है। दोस्तों, बोस और नेहरू के क्लोज रिलेशंस हमें 1928 में देखने को मिलते हैं। 1928 में जब मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पब्लिक की जाती है तो इसे इस कंजप्शन पे प्रेजेंट किया जाता है कि नया कॉन्स्टिट्यूशन एक डोमिनेंट स्टेटस पर बेस्ड होगा। लेकिन कांग्रेस का यंग रेडिकल ग्रुप जिसे नेहरू और बोस हेड कर रहे थे वो इसका विरोध कर देते हैं। ये लोग डोमिनेंट स्टेटस नहीं बल्कि एक फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे। इसके लिए दोनों मिलकर इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना भी करते हैं। इसके बाद 1938 में बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर द सेकंड टाइम, डिफीटिंग गांधीजी's chosen nominee Patabi Sitaramaiah. Subhash Bose at that time was for direct action against the British government. Friends, outside India, the international situation appears to be favorable to India and her cause. And I believe that this is an opportunity which we cannot afford to lose, which India will not lose. वो इस चीज के फेवर में थे कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटम दे दिया जाए कि इंडिया छोड़ो, अगर नहीं छोड़ोगे इंडिया तो यहाँ पर हम उनके खिलाफ रिवॉल्यूशन डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ गांधी जी और कई और लीडर्स थे जो गांधी जी की सोच पर विश्वास रखते थे। वो भी कंप्लीटली फ्रीडम चाहते थे, लेकिन वो इस तरीके से नहीं बल्कि एक नॉन वायलेंट तरीके से फ्रीडम चाहती थी। और नेहरू और बोस के रिलेशंस भी 1939 में बोस के कांग्रेस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर रीइलेक्टेड होने के बाद भी कोर्डियल ही रहते हैं। जब बोस और गांधी जी के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी के गठन यानी इंफॉर्मेशन को लेकर कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, तब बोस नेहरू जी से एडवाइस लेते हैं। इसके बाद 17 अप्रैल 1939 में नेहरू जी गांधी जी को लेटर भी लिखते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपको बोस को प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे नजरिए में उनको बाहर करना बहुत ही गलत स्टेप होगा यहाँ पर। लेकिन नेहरू जी के बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी गांधी जी और बोस के बीच के डिफरेंसेस रिजॉल्व नहीं हो सके। गांधी जी के लिए इस समय पर सरदार पटेल द्वारा लीड और उनके राइट विंग कॉलीग्स के एडवाइस को रिजेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका था। ये लोग पूरी तरह से डिटरमाइंड थे कि बोस के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब आप सोचोगे कि ये राइट विंग क्या है। जब ये लोग फ्रीडम्स की बात कर रहे थे उसी समय में ये लेफ्ट विंग और राइट विंग उभर कर आया है। इसका बेसिकली मतलब मुझे लगता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर है। तो उस समय में जब लेफ्ट विंग राइट विंग थी कांग्रेस में, वो सब लिबर्टी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, फर्टिनिटी और बेसिक प्रिंसिपल्स में विश्वास रखती थी। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंसेस थी वो थी इकोनॉमिक्स पॉलिसी को लेकर। तो यहाँ पर राइट विंग में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और मोरारजी देसाई। तो दूसरी तरफ लेफ्ट विंग में थे राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें आप लेफ्टिस्ट भी कह सकते हो। नेताजी एक्चुअली में काफी कट्टर वामपंथी सोच में विश्वास रखते थे। तो उस समय में जब नेहरू जी के दिए हुए एडवाइस को गांधी जी रिजेक्ट कर देते हैं तो बोस अल्टीमेटली कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं और अपनी खुद की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन कर देते हैं। But this was not accepted by Gandhiji and others. Eventually, he was forced to resign from Congress presidentship
and formed the forward bloc. जैसा कि रुद्राक्ष मुखर्जी अपनी बुक नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइंस में लिखते हैं कि सुभाष को बिलीव था कि वो और नेहरू साथ में इतिहास रच सकते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के बिना अपनी डेस्टिनी नहीं लिख सकते थे। और यही उनका यानी नेहरू और बोस का लिमिटिंग पॉइंट था। यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाती है और यहाँ से नेहरू और बोस के बीच कुछ डिफरेंसेस आने लगती है। यहाँ पर सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट कांग्रेस या सेंट्रल लेजिस्लेटिव इलेक्टेड मेंबर से कंसल्ट किए बिना ही इंडिया को वॉर में पार्टिसिपेट डिक्लेयर कर देती है। तो ऐसे में कांग्रेस के ऑफिशियल स्टैंड को डिस्कस करने के लिए वर्धा में एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है और यहाँ पर बोस के साथ चल रहे मतभेद के बाद भी उन्हें इस मीटिंग में इनवाइट किया जाता है। यहाँ पर सभी लीडर्स अपने अपने विचार अपनी अपनी आइडियोलॉजी रखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि ये वॉर एक इंपेरियलिस्ट वॉर है, दोनों ही साइड कॉलोनियल टेरिटरीज को गेन करने या डिफेंड करने के लिए फाइट कर रही है, तो किसी भी साइड को सपोर्ट करने का सवाल ही नहीं यहाँ पर, बल्कि कांग्रेस को इस सिचुएशन का फायदा उठाकर तुरंत ही आजादी के लिए आंदोलन शुरू कर देना चाहिए यहाँ पर। लेकिन जवाहरलाल नेहरू उनका अपना अलग स्टैंड था। उनका कहना था कि जस्टिस तो ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड के साथ ही है, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस इंपेरियलिस्ट कंट्री है और ये वॉर कैपिटलिज्म के इनर कॉन्ट्रिब्यूशन का ही नतीजा है। इसलिए नेहरू जी का कहना था कि फ्रीडम मिलने तक ना तो इंडिया को वॉर ज्वाइन करना चाहिए और ना ही ब्रिटिश के मुश्किल का फायदा उठाते हुए कोई भी आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। और यही से नेहरू और बोस के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद नेताजी संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। ब्रिटिशर्स उन्हें हाउस अलर्ट्स में रख देती है और यहाँ से वो फरार भी हो जाते हैं। पहले वो सोवियत रशिया पहुंचते हैं और बाद में जर्मनी। वो यहाँ पर जाकर देश के आजादी के लिए फॉरेन पावर्स की हेल्प लेना चाहते थे। इसके बाद लास्ट में वो 1943 में जापान चले जाते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म करते हैं। मिलिट्री हेल्प के थ्रू देश को आजाद करने की कोशिश करते हैं। वही दूसरी तरफ नेहरू जी इंडिया में ही रहकर कांग्रेस को फ्रीडम स्ट्रगल के फाइनल फेज की तरफ लीड करते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए कि नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी के एक ब्रिगेड का नाम नेहरू ब्रिगेड भी रखा था और जब 1945 में एयर क्रैश में बोस की मृत्यु हो जाती है तब नेहरू जी ने इंश्योर किया था कि बोस की विडो इमेली को लाइफ लॉन्ग के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले कांग्रेस की तरफ से। हाँ, ये सच है कि दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस थे, लेकिन ये 1939 के बाद हुए थे और सिर्फ फैसिज्म पर व्यूज और गांधी जी के साथ चल रहे रिलेशंस के तक ही लिमिटेड थे। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने फायदे के लिए इन डिफरेंसेस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती रहती हैं, लेकिन बोस और नेहरू जी दोनों ही अपने देश से बहुत प्यार करते थे। देश को आगे बढ़ाना और आजाद करना ही इनका एम था। रास्ते भले ही अलग थे लेकिन मंजिल तो एक ही थी। और इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी दोनों हमेशा एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, यहाँ पर बहुत आदर करते थे। एक ऐसी चीज जो आज के दिन हमें शायद नहीं देखने को मिलती है, लेफ्ट विंग राइट विंग के बीच में या उन लोगों के बीच में जो एक दूसरे के विचार से सहमत होते हैं। शायद से एक ऐसी चीज है जो हम लोगों को नेहरू और बोस से सीखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।